वेलकम टू ऑल नवीनदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट थ्योरी है आपकी। तो थर्ड यूनिट हम कर रहे थे लर्निंग की, और थॉर्नडाइक, पेवलोव और स्किनर की थ्योरी हम कर चुके थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, और ये थ्योरी किसने दी है, किस पर बेस्ड है, क्या क्या इस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं और किसने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बीएड से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन मैं डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और ये जो वीडियो बना रही हूँ वो हर यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिशियल है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी आप बीएड कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, तो सबके लिए बेनिफिशियल है ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं थ्योरी का। ये सिद्धांत गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों ने इसको बनाया था। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण, एज ए होल। गेस्टाल्टवादी जो होते हैं हर समस्या को एज ए होल देखते हैं, इसलिए इन्होंने अपने जो थ्योरी है या फिर अपना जो सिद्धांत है या अपना जो नाम है, अपना नाम रख लिया गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ठीक है, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पूर्ण समस्या का ज्ञान होना चाहिए। गेस्टाल्टवादियों के अकॉर्डिंग इनका मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, संपूर्ण प्रॉब्लम का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के जन्मदाता जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वर्दीमर हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है इनसाइट थ्योरी जिसको कहा जाता है, वर्दीमर ने इसकी नींव रखी थी गेस्टाल्टवादी की। ठीक है, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कोफका और कोहलर ने बहुत सहयोग दिया था। तो ये जो थ्योरी है ये ग्रुप में होगी। जो अब तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे थॉर्नडाइक की, पेवलोव की और स्किनर की, इन्होंने ये सिर्फ एक ही मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने थ्योरी पर काम किया, लेकिन आप यहाँ पर और भी व्यक्ति देखोगे जिन्होंने ग्रुप में काम किया। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। तो नींव रखी थी गेस्टाल्टवादी की इनसाइट जो थ्योरी है, जो गेस्टाल्टवादी है जिसको कहा जाता है, इसकी नींव रखी थी वर्दीमर ने। ठीक है, और कोफका जो हैं ये सहयोगी थे और कोहलर भी सहयोगी थे। ठीक है, लेकिन कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो इनसाइट थ्योरी दी है, वो दी है कोहलर ने, और ये दोनों फिर इसके क्या हो गए, सहयोगी हो गए। ठीक है, समझ आ गया। वर्दीमर ने इसकी नींव रखी है और कोफका और कोहलर इसके सहयोगी हैं, और कोहलर ने किया है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे जाकर देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट है। तो प्रयोगकर्ता थे कोहलर। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कोग्नेटिव पर। ठीक है, हमारा जो दिमाग, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, पूरा सिद्धांत इसी पर काम करता है। ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनुष्य की मानसिकता क्षमता को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि जो भी मानव करता है, जो भी मनुष्य करता है, वही सर्वोपरि है। अगर मनुष्य कुछ ना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए ये नेचर को बाद में और मनुष्य को पहले मानते हैं। ठीक है, इनका मानना था कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए समझ या फिर सूझबूझ का होना अत्यंत आवश्यक। ये कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आती है तो हमें एक तो उस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, पूरी प्रॉब्लम का हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ टुकड़ों में हमें प्रॉब्लम का पता है तो हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते, इनका मानना है। ठीक है, तो जो भी थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी अपनी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी उनकी, तो ये उनसे थोड़ा सा हटके काम करते हैं। ये कहते हैं कोई मनुष्य जो है वो गलतियों से नहीं सीखता है, बल्कि अपने दिमाग से, सूझबूझ से काम करता है। गलतियां करके मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है, कोई स्टिमुलस काम नहीं करता, इसमें कोई भी रिइंफोर्समेंट काम नहीं करती, बल्कि काम करता है हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सूझबूझ है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, सभी वही काम करते हैं। अगर हम सोचते हैं, तर्क विचार करते हैं, तो ही हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते हैं, अदरवाइज किसी भी थ्योरी को हम अप्लाई नहीं करते। ये कहना है गेस्टाल्ट वादियों का। ठीक है, तो डेफिनेशन दी है प्रोफेसर कोहलर ने। इनका मानना है कि अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, मतलब जो हमारी सोच समझ होती है उसमें हमारी प्रीवियस नॉलेज भी समाहित होती है, प्रीवियस नॉलेज का भी उसमें योगदान होता है। ठीक है, व्यक्ति पहले स्थिति को समझता है और फिर अपनी सूझबूझ के द्वारा व्यवहार करता है। पूरी प्रॉब्लम को समझेगा, उस समस्या को समझेगा, ये पता लगाएगा प्रॉब्लम आई कहाँ से है, उत्पन्न कहाँ से हुई है, क्या कारण है, उसके बाद ही प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेगा। ठीक है, ये मानना है कोहलर का। उसके बाद वुडवर्थ कहते हैं
कि अंतर्दृष्टि का अर्थ है अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना या स्थिति के उन मार्गों को समझना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। इनका कहना है कि अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उस प्रॉब्लम को एक इकाई के रूप में समझना होगा, एज ए होल उस प्रॉब्लम को समझना होगा और उन रास्तों पर चलकर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी जहाँ से हम चलकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं, जो भी हम ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। क्योंकि जब हम एक पूरी समस्या को अपने सामने रख कर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। आपने वो देखा होगा, किन्हीं दो चीज़ों में आपने डिफरेंस करना सीखा होगा, न्यूज़पेपर में भी कटिंग आती है या फिर गेम्स भी आते हैं, तो आप क्या करते हो, उन दोनों गेम्स को, उन दोनों पिक्चर्स को आप सबसे पहले अपने सामने रखते हो और एज ए होल उस पिक्चर को देखते हो, तब आपको पता चलता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इनका भी यही मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो उसको हमें सबसे पहले समझना होगा, एज ए होल उसको समझना होगा, तभी हम काम कर पाएंगे अपनी समस्या पर। ठीक है, टुकड़ों में ये बात नहीं करते कि हमें टुकड़ों में समझना होगा बात समस्या को, नहीं, ये टुकड़ों में बात नहीं करते, ये ऐसे होल पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया और क्या एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो वर्दीमर थे जिन्होंने गेस्टाल्टवादी की नींव रखी थी, कोफका थे जो सहयोगी थे, लेकिन कोहलर थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट 1916 में इन्होंने किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी पर, वन मानुष जिसको कहा जाता है, और उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम सुल्तान था। अब तक आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी जीव का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपको इस थ्योरी में इसका नाम पता होना चाहिए। क्या नाम था उसका? सुल्तान नाम इन्होंने उसका रखा था। ठीक है, तो इनके प्रयोग में वर्दीमर और कोफका ने इनका सहयोग दिया था, किनका? कोहलर का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब जो चिंपैंजी था, जो सुल्तान था, उसको कुछ दिनों तक भूखा रखा, जितनी भी थ्योरीज हैं सबको भूखा रखा गया है, तभी वो अपनी जो क्रिया है, जो अपनी एक्टिविटी है वही करेंगे। अगर उनको खाना पीना देकर पिंजरे में डाल दिया तो वो तो अंदर जाकर सो जाएंगे। ठीक है, ये मानना है इनका। तो इन्होंने क्या किया, चिंपैंजी को, सुल्तान को भूखा रखा, उसके बाद इन्होंने पिंजरे में उसको डाल दिया। पिंजरे के बाहर रख दिए इन्होंने कुछ केले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टोरी पर, जो भी इनका एक्सपेरिमेंट है। पिंजरे के बाहर इन्होंने केले रख दिए और चिंपैंजी ने देखा कि केले रखे हुए हैं बाहर और उसको भूख लगी हुई है, तो उसने उन केलों को उठाने का प्रयास किया, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ नहीं जा रहा था क्योंकि कोहलर ने थोड़ा सा दूर रखे हुए थे केले को, ताकि उसका हाथ वहाँ तक ना पहुँचे। और उसकी हेल्प के लिए पिंजरे में 2 स्टिक रखी हुई थी, 2 छड़ियाँ रखी हुई थी, लेकिन छड़ियाँ अलग अलग थी। 2 छड़ी इस तरह से थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती थी, जुड़ सकती थी और एक लंबी छड़ी बन सकती थी। तो स्टार्टिंग में तो कोहलर ने अलग अलग रखी हुई है। तो जब चिंपैंजी को, जब सुल्तान को केले नहीं मिले, अपने हाथ जैसे ही उसने बाहर निकाले केले नहीं मिले, तो उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई केले मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा मैं क्या करूं कि केलों तक मेरा हाथ पहुंच जाए। तो उसने देखा, पूरे पिंजरे का उसने जायजा किया, उसने ये देखा कि एक स्टिक पड़ी हुई है, उसने एक स्टिक उठाई और उस स्टिक के माध्यम से पिंजरे के बाहर रखे हुए केलों को उसने लेने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया। जो स्टिक उसने ली थी वो स्टिक भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो क्या किया सुल्तान ने, वो दोबारा से सोचने लगा और सोचते सोचते, घूमते घूमते ये सोचने लगा कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो केले हैं वो मेरे हाथ में आ जाए। तो अचानक से उसके दिमाग में आया कि दूसरी छड़ी पड़ी हुई है पिंजरे में। ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत मेन है इस थ्योरी में। अचानक से उसके दिमाग में आया, जब वो घूम रहा था, सोच रहा था इसके बारे में कि केले मैं कैसे लेऊं कि पिंजरे के बाहर रखे हुए केले मैं खा लूं। तो अचानक जब वो सोच रहा था, घूमता घूमता सोच रहा था, तो अचानक उसके दिमाग में ये बात आई कि एक दूसरी और स्टिक यहाँ पर पड़ी हुई है। तो उसने दोनों स्टिक को ऊपर नीचे जैसे जोड़ने की कोशिश की और वो छड़ी कनेक्ट हो गई, क्योंकि वो छड़ी थी ही ऐसी कि दोनों में मिलकर एक लंबी छड़ी हो सकती थी। तो उसने छड़ी को कनेक्ट किया, छड़ी लंबी हो गई और उसने केले ले लिए और केले खा लिए। ठीक है, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो चिंपैंजी पर किया था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, सेकंड एक्सपेरिमेंट भी चिंपैंजी पर है, वही सुल्तान है। अब उसने क्या किया, पिंजरे में दोबारा से चिंपैंजी को डाल दिया, सुल्तान को डाल दिया। अब उसने क्या किया,
पिंजरे के बाहर केले नहीं रखे, बल्कि पिंजरे की छत पर केलों को लटका दिया, और छत पर ऐसे लटकाया कि अगर सुल्तान ऐसे ही खड़ा होकर अगर केलों तक हाथ को ले जाता तो जो पिंजरे के ऊपर छत पर केले लटके हुए हैं वो उनको नहीं ले सकता था, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है, छत पर हैं केले। तो चिंपैंजी ने क्या किया, कोलर ने 2 बॉक्स रखे हुए थे पिंजरे में, ठीक है। पहले छड़ियाँ थी, उसके बाद उसने बॉक्स रख दिए। तो जैसे ही सोच रहा था सुल्तान कि अब मैं क्या करूं, कैसे केलों तक पहुंचूं, मेरा हाथ नहीं जा रहा है, तो उसकी नज़र पड़ी एक बॉक्स पर। तो बॉक्स को उसने उठाया और बॉक्स पर चढ़कर उसने केलों को प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया। उसने कूद कर भी कोशिश की केलों को प्राप्त करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उसने दोबारा क्या किया, फिर से सोचा, वो घूम रहा है कि अब मैं क्या करूं ऐसा कि मैं केलों तक पहुंच जाऊं। उछल कूद भी मेरे काम नहीं आ रही है, मैंने एक बॉक्स भी उठा कर रख लिया, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा हाथ वहां तक पहुंच जाए। यहाँ पर भी सुल्तान सोच रहा है, घूमते घूमते सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं कि मुझे केले मिल जाएं। तो अचानक उसके दिमाग में बात आई कि एक और बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है। खेलते खेलते उसके दिमाग में आ गया कि ये जो बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर इस बॉक्स को रखूं और इस पर चढ़कर मैं केले प्राप्त करूं तो क्या होगा। तो उसने किया ऐसा ही, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, उस पर चढ़ा और केले उसको मिल गए, क्योंकि डिस्टेंस इतना ही रखा था कोलर ने कि 2 बॉक्स के ऊपर चढ़कर सुल्तान केलों को प्राप्त कर ले। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कोलर उसको देख रहा था। तो कोहलर ने ये बताया कि प्रयास और गलतियों से मनुष्य नहीं सीखता है, बल्कि अपनी सोच से, अपनी समझ से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकता है। अपनी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान मनुष्य खुद कर सकता है अपने दिमाग से, ठीक है। तो जैसे जैसे सुल्तान ने किया था अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट, जैसे उसने किया था छड़ी से किया था या फिर बॉक्स पर चढ़कर उसने किया था, तो सोच रहा था, अगर वो सोचता ही नहीं तो अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर घूमकर या फिर किसी गलती को, एरर, त्रुटि, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट वो नहीं कर सकता था, ठीक है। तो गेस्टाल्ट वादियों का यही मानना है कि हम अपनी एक तो प्रॉब्लम को पार्ट में ना देखें, एज ए होल अपनी प्रॉब्लम को देखें, तभी हमें क्लू मिलेगा, एक साइन मिलेगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम को कैसे आगे सोल्व आउट करना है, कहाँ पर हमारी गलतियाँ हुई हैं ये हमें पता चलेगा, और कैसे अपनी प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट कर सकते हैं ये हमें पता चलेगा। और हम अपनी गलतियों से ही आगे जाकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था अब तक किसका, कोलर का और गेस्टाल्ट वादियों का, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया। उसके बाद है पार्ट ऑफ इनसाइट थ्योरी, जो अंतर्दृष्टीय थ्योरी है, जो सिद्धांत दिया है, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो है हिंडसाइट, एक है फोरसाइट। अब हिंडसाइट और फोरसाइट क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो हिंडसाइट होती है जब किसी घटना या समस्या के घटित होने के बाद सोचा जाता है, तो उसे पाश्चात्य दृष्टि भी कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है पाश्चात्य दृष्टि। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चात, हिंदी में आपको पता होगा पश्चात, और दृष्टि मतलब सोचना। मतलब जब कोई घटना घटित हो जाती है, कोई प्रॉब्लम चली जाती है, उसके बाद जब हम सोचते हैं उसको कहा जाता है हिंडसाइट। और उस प्रॉब्लम का क्या फ़ायदा, उस सोच का क्या फ़ायदा, जब प्रॉब्लम ही निकल जाए हाथ से, वो घटना ही घटित हो जाए और उसके बाद हम सोचें कि हाँ ये ऐसा हो सकता था, तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड कहा इन्होंने फोरसाइट, अग्र दृष्टि। अग्र मतलब आगे और दृष्टि मतलब सोचना, मतलब आगे सोचना। किसी भी घटना या फिर समस्या के घटित होने से पहले जब हम सोचते हैं कि हम क्या करें कि हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं, यहाँ पर पहले सोचा जा रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करें, ठीक है। पहले सोचेंगे तो होगा फोरसाइट, बाद में सोचेंगे तो होगा हिंडसाइट। अगर आपको इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में आप कर सकते हो, हिंदी में इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पाश्चात्य दृष्टि मतलब पश्चात, बाद में सोचना। अग्र दृष्टि मतलब आगे, अग्रणीय, पहले सोचना अपनी समस्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कॉन्सेप्ट क्या हैं। गेस्टाल्ट वादियों ने 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं लर्निंग के ऊपर, कि 5 कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के ऊपर हम, इन्हीं के इर्द गिर्द हम सीखते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ही हमारा सीखना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लक्ष्य है। गोल जब हम बनाकर चलते हैं, कोई भी उद्देश्य हम लेकर चलते हैं, कोई भी हमारा लक्ष्य होता है, तो हम उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं, वो है
फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हम उद्देश्य लेकर चलेंगे। सेकंड है बहु अनुक्रियाएं या फिर मल्टी रिस्पॉन्स या फिर ट्रायल। उस जो जो हमने गोल रखा है, जो हमने उद्देश्य रखा है, उस तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग क्रियाएं करेंगे तो हमारे बीच में क्या है, बाधाएं भी आएंगी। जैसे चिंपैंजी ने किया था, सुल्तान ने किया था। सुल्तान का लक्ष्य क्या था, केले प्राप्त करने थे, और उसके बीच में क्या बाधा आ रही थी, पिंजरा था, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था तो पिंजरे के अंदर रहकर केलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। और एरर्स क्या थी, गलतियां क्या कर रहा था कि जो अनेक क्रियाएं जो सुल्तान कर रहा था वो उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, छड़ी से ले रहा था, हाथ पैर मार रहा था कि कैसे तैसे करके मुझे केले मिल जाएं, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा इंक्यूबेशन। जब हम अपनी समस्या के बारे में खाली समय में भी सोचते रहते हैं, हमारी क्रिया कोई भी चल रही हो लेकिन हमारा दिमाग उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। सपोज कर लीजिए आपके सामने कोई मैथ का सम आ गया जो आपसे हल नहीं हो रहा है, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम आ गई जो आपसे सोल्व आउट नहीं हो रही है, तो आप काम तो करोगे, दूसरा काम आप करते रहोगे, लेकिन आपका दिमाग वही सोचता रहेगा कि उस प्रॉब्लम के बारे में मैं कैसे कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करूँ, कैसे उसका समाधान करूँ, क्या मेरे से गलतियाँ रह गई जो मेरी प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो रही है। तो घूमते घूमते हम काम तो और कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग वहीं रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपके साथ भी क्या, सबके साथ यही होता है। जब तक हमारी प्रॉब्लम नहीं सोल्व आउट होती है हम उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। कोई भी हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ वही रहता है जहाँ पर हमारी समस्या होती है, ठीक है। तो ये होगा इंक्यूबेशन। उसके बाद है समस्या का अचानक से सूझना, अचानक से बत्ती दिमाग में जल पड़ना, उसको कहते हैं हम सडन सॉल्यूशन। जब हम एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, क्या करें, कहाँ गलती हुई है, कैसे उसको सोल्व आउट करें, और अचानक से दिमाग की बत्ती जलना और अचानक से याद आना, अरे हाँ मैंने तो वहाँ पर गलतियाँ की थी, अगर मैं उसको वहाँ पर सेट कर दूँ तो ये हो सकता है। अगर मेरे से कोई सम नहीं निकल रहा है, कोई प्लस माइनस में कोई दिक्कत आ गई है, अगर मैं वहाँ पर उसको ठीक कर दूँ, सेट कर दूँ, तो मेरा सम यहाँ से निकल सकता है। तो अचानक से हमारे दिमाग में जब कोई क्लू आता है, जब कोई सिचुएशन, जब कोई सॉल्यूशन आता है, तो उसको हम कहेंगे समस्या का अचानक से सूझना, ठीक है। ये प्रोसेस में चलेंगे, कंटिन्यूस चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द क्लू या फिर सॉल्यूशन। जो क्लू हमें मिला है उसको हम अप्लाई कर देंगे हमारी प्रॉब्लम में, और हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। पहले हमने लक्ष्य लिया, फिर हमने तरह तरह की अनुक्रियाएं की, तरह तरह के हमने प्रक्रियाएं की जो हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हम कोई काम तो और करें लेकिन हमारा दिमाग जो अपनी प्रॉब्लम में ही अटका हुआ है कि कैसे कैसे हम उस समस्या को सुलझा सकें। और ये सोचते सोचते अचानक से हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं अगर ये अप्लाई करूँ तो मैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकता हूँ। और जो क्लू आपको मिला, आपने लास्ट में उसको अप्लाई कर दिया अपनी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये थी यहाँ तक के कॉन्सेप्ट इनसाइड थ्योरी के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित नियम, लॉज क्या क्या हैं इसके इनसाइड थ्योरी के, ठीक है। फर्स्ट आएगा आपका समरूपता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या, किसी भी चीज़ को जब हम सोचते हैं, समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हैं जो समान हैं, उसकी जो मिलती जुलती हैं, क्या उसका रंग है, क्या उसका रूप, क्या आकार, क्या स्ट्रक्चर है जो दूसरों से मिलता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ होगा, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति कई वस्तुओं के आधार पर समूह बनाता है तो उसमें समरूपता बनती है। जब कोई अलग अलग, जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो एक क्लू हमारे दिमाग में आता है, एक ग्रुप हमारे दिमाग में बन जाता है कि ऐसे ऐसे अगर हम काम को करें तो अपनी प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति की सोच भी इंक्रीज होगी, डेवलप हो गई, ठीक है। उसके बाद है समीपता का नियम। इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार कोहलर का मानना है कि वस्तुओं में जितनी अधिक निकटता होगी उतनी ही आसानी से हम उन समस्या को ढूंढ सकते हैं, उन समस्या को हल कर सकते हैं। कैसे, जो चिंपैंजी था, जो सुल्तान था, अगर उसके पास दूसरी स्टिक नहीं होती, क्योंकि वो उसके नज़दीक थी, उसके समीप थी, अगर स्टिक नहीं होती तो वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं सोल्व आउट कर सकता था। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है, अगर उनके सॉल्यूशन नज़दीक ही होंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम को जल्द ही प्रॉब्लम को हल उसका निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद है समाप्ति का नियम।
इस नियम के अनुसार कोहलर बताते हैं कि समस्या को यदि पूर्ण रूप से समझा जाएगा तो उतना ही जल्दी हम अपनी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ही यही करते हैं कि एज ए होल हमें अपनी प्रॉब्लम को देखना चाहिए, पार्ट में उसको नहीं डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी होनी चाहिए हमारे काम में। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी बताते हैं कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी सूझ और समझ के साथ हम जल्दी उसका समाधान कर लेंगे। जैसे जैसे हम थिंकिंग करेंगे, जैसे जैसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस अगर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर लेंगे। कुछ तो हमारे दिमाग में आएगा, कोई क्लू, कोई आइडिया हमारे दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि हम उस प्रॉब्लम से जल्द ही निकल जाएंगे। अगर हमने उस प्रॉब्लम को ड्रॉप कर दिया, एक दिन के लिए छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर से उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, इससे हमारा दिमाग में बर्डन आएगा, हेडेक होगी और हम अपनी प्रॉब्लम को इतनी जल्दी से सोल्व आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी का यही मानना है कि जितनी जल्दी कंटिन्यूटी हमारे प्रॉब्लम के हल ढूंढने में होगी उतनी जल्दी ही हम अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होंगी, सेक्शन उपयोगिता, हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। जो गेस्टाल्टवादियों ने थ्योरी दी है उसका उपयोग हम अपने शिक्षा में कैसे कर सकते हैं, क्या महत्व है इसका शिक्षा में, वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है व्यक्ति के तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का तो होगा ही, अगर हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे, उसको ये सोचते रहेंगे कि कैसे हम इस समस्या का हल निकालें, तो क्या होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा। उसके बाद है इस सिद्धांत में गणित विज्ञान जैसे विषयों की समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो सम होते हैं, जो गणित के जो सवाल होते हैं उनमें बच्चे अटक जाते हैं, सभी अटक जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे गलती हम कर लेते हैं सम निकालते हुए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हमें नहीं मिलता, हमें हेडेक हो जाती है, हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी दूसरा काम करते करते उसके बारे में सोचते रहेंगे, कंटिन्यूटी अगर उस थिंकिंग में बनी रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर लेंगे। तो इनका मानना है कि गणित और विज्ञान का जो क्षेत्र है, जो विषय है, उसमें ये कारगर साबित होता है। ठीक है, उसके बाद है इस सिद्धांत के अनुसार सभी विषयों में तालमेल होना चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सभी में कोई ना कोई एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि सभी एक दूसरे से इंटररिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद है यह सिद्धांत समस्या समाधान विधि पर काम करता है, रटने पर नहीं। खुद अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, हमें उस चीज़ को रटना नहीं चाहिए। हम कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, समझ में नहीं आते, हम उस चीज़ को रट लेते हैं, लेकिन हम रटने के बाद कहीं ना कहीं को भूल जाएंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कितना ही हम प्रयास कर ले, हम उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर बात करते हैं, रटने पर ये फोकस नहीं करते हैं। उसके बाद है कक्षा के स्तर पर यह सिद्धांत कल्पना करना, तर्क करना, तुलना करना आदि मानसिक शक्तियों के विकास पर भी उपयोगी होता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार कोहलर का सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान प्राप्ति के विशेष रूप में सहायक होता है। तो क्रो एंड क्रो जो हैं ये भी मानते हैं कि जो कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया है ये काफ़ी हद तक अच्छा है, सहयोगी है किसी भी समस्या को ढूंढने के लिए। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर बच्चे स्वयं खोजने पर अग्रसर होते हैं। खुद किसी प्रॉब्लम को जब हम सोचते हैं, समझते हैं, उस प्रॉब्लम को जब हम एज ए होल देखते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी जल्दी मिलता है। और किसी दूसरों की हेल्प थोड़ी सी ले भी ले, लेकिन जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद है समस्या के समाधान पर अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने किसी मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखा दिया, किसी स्टूडेंट से नहीं निकल रहा है, लेकिन किसी इंटेलिजेंट लड़के ने, या फिर ये लगा लीजिए उसकी तर्क शक्ति ज़्यादा है, उसका दिमाग मैथ में ज़्यादा चलता है, तो उसने सम निकाल दिया सबसे पहले, तो टीचर उसको मोटिवेट करेगा, शाबाशी देगा, उसको ऐसे वर्ड बोलेगा, गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, देखो सीखो इनसे और सबको आप बताओ। तो बच्चे मोटिवेट होंगे और आगे चलकर अपने
क्वेश्चंस में या फिर आगे चलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कंक्लूजन आपको क्वेश्चंस में ज़रूर लिखना है। किस तरह से लिखना है आप यहाँ से देख सकते हो। कोई भी थ्योरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, उसी पूरी जो थ्योरी आपने देखी है, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंक्लूजन भी आप उसका लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो कि दी है कोहलर ने। गेस्टाल्टवादियों ने इसकी नींव रखी थी, वर्दीमर ने इसकी नींव रखी थी। कोल्फा और जो कोहलर है वो सहयोगी थे। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था और कोहलर ने ही इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये जो थे सहयोगी थे, जो भी कोहलर करता इसका सहयोग करते थे कोफ्का और वर्दीमर साथ साथ। ठीक है, तो भी आपको ये कैसी लगी थ्योरी और आपको समझ में आई या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो नेक्स्ट आपकी थ्योरीज आए उसमें हम अच्छे से काम कर सके। ठीक है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और हमें आपके लाइक से पता चलता है कि वीडियो कितनी कारगर साबित हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।